हेलो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है, इसको सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर को अगर हम सिलेबस की बात करें तो बीएससी सेकेंड ईयर को थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, 2 सेमेस्टर में। ठीक है, और इसका जो पर्पज है, आप बीएससी सेकेंड ईयर का मीन्स आप थर्ड सेमेस्टर की अगर हम स्पेशली बात करें, थर्ड सेमेस्टर में यदि आप पढ़ोगे, पूरा आप थर्ड सेमेस्टर पास करते हो तो ऐसा उम्मीद की जाती है कि आपको नॉलेज होगा। देखो यहाँ के दिस कोर्स स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको आप बता सकते हो। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपको पढ़ना होगा, आप बता सकते हो। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और लिक्विड क्रिस्टल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर मेजरमेंट का तरीका, कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक और ऑप्टिकल मेथड क्या होते हैं, पोलरीमेट्री क्या होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होते हैं, ये सब आप सीख जाओगे। फिर केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रिया का आपको नॉलेज हो जाएगा। इसके अलावा आपको मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है, वो आपको उसकी जानकारी हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ये तो रहा आउटकम क्या होना चाहिए। आइए हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो पूरे सिलेबस की बात किया जाए तो इसको यूनिट वाइज डिवाइड किया गया। तो हम फर्स्ट यूनिट में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, जो इससे आप फैमिलियर होंगे, क्लास इंटरमीडिएट में आप इससे फैमिलियर होंगे। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आप इंटर में पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट्स, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, खासकर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन और इनका ग्राफ क्या होते हैं। फिर हाफ लाइफ पीरियड और मीन लाइफ क्या होते हैं। मीन लाइफ थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। फिर इनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, 4 मेथड होते हैं, डिफरेंशियल मेथड, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, हाफ लाइफ मेथड और आइसोलेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट, चारों में से कोई एक हमेशा पूछा जाता है। फिर सेकेंड पार्ट है इस यूनिट फर्स्ट का, थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आपको टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट आप पढ़ोगे, आपको आरएनएस इक्वेशन पढ़ना ही होगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, फिर सिंपल कोलिजन थ्योरी जो हार्ड स्पेस मॉडल के बेस पर समझाया जाना चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होगा, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस के बेस पर इसको समझाया जाएगा। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक में आएंगे एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट, यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में क्या आपको पढ़ना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी क्या होते हैं। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी के बेस पर थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ली प्रिंसिपल आप फैमिलियर हो पहले से ही। रिएक्शन आइसोथर्म और रिएक्शन आइसोकोर्स क्या होते हैं, क्लैपटन क्लासियस इक्वेशन ऑफ एंड इट्स एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे पूछे जाते हैं, फिक्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट फेज इक्विलिब्रिया, इसमें आपको स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म फेज का मीन्स और स्टेटमेंट क्या होता है, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पढ़ने हैं, डेरिवेशन ऑफ गिव्स फेज रूल पढ़ने हैं। मैं सारी चीजों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फेज इक्विलिब्रिया वन कंपोनेंट सिस्टम और बाई कंपोनेंट सिस्टम को या 2 कंपोनेंट सिस्टम को आपको देखना है। ठीक है, ये आपको देखना है। अब हम आते हैं, बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ना है, गैसेस स्टेट, क्रिटिकल फिनोमेना और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तीनों में से आपको 2 कर लेते हैं तो वैसे सिलेबस आपको पास होने के लिए होगा, लेकिन इन आपको कोई एग्जाम जैसे आईआईटी जैम का अगर आप इस लेवल का करना चाहते हो बीएससी के बाद, तो प्लीज़ आपको अच्छे से, फिर नेट का, गेट का अगर आपको करना है तो प्लीज़ आप अच्छे से सीरियस होकर अभी से आप पढ़ाई करो। गैसेस स्टेट में आपको पास्टर्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11 में आप पढ़े होंगे। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होते हैं। फिर क्रिटिकल फिनोमेनन पीवी आइसोथर्म क्या होते हैं, ग्राफ आपको समझना है, फिर रिलेशन जाना है। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट क्या होते हैं, फिर आइसोथर्म ऑफ वान डेर वाल्स इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए और बी का रिलेशन क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है, द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट और रेड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पढ़ना है। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है। क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, कोलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ और कोलिजन डायमीटर, इन तीनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा या इससे एक नंबर में पूछ सकता है। अब यूनिट 5 में लिक्विड स्टेट,
लिक्विड स्टेट में आपको देखना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, केवल क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन इसका समझना है। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड और गैस समझना है। इसके बाद आपको लिक्विड क्रिस्टल आपको समझाया जाएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल का सॉलिड और लिक्विड से क्या डिफरेंस होता है, क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ नीमैटिक और कोलेस्ट्रॉल फेज को आपको देखना है, ठीक है। फिर लिक्विड इन सॉलिड जेल को आपको देखना है, इसका क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी देखना है। इनहिबिशन और जनरल एप्लीकेशन भी देखना है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको एमएससी तक इसका साथ मिलेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वर्नर थ्योरी आपको देखना है, हर साल इससे प्रॉब्लम आते हैं, यही पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, एम्बिडेंटल लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। आईपीएससी नामक लेक्चर से एक फिक्स होता है, आता है सारे एग्जाम में। एमएससी एंट्रेंस के लिए आप देंगे तो वहाँ भी इससे आता है, ठीक है। फिर यहाँ से अप टू 2 मेटल सेंटर तक ही आपको नामोमेंक्लेचर देखना है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसमें देखना है इसके अंतर्गत। जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन के लिए आपको बहुत जरूरी है। फिर कोऑर्डिनेशन का ही अगला पार्ट है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इसमें 2 पार्ट में आप देखना है। पहला मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इसका लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखना है। एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें आपको देखना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फेल हो गई, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों आए, फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में आपको देखना है। जॉन टेलर थ्योरम और उसका एप्लीकेशन होता है जॉन टेलर इफेक्ट। फैक्टर कौन कौन से क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स को कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, ये देखना है। फिर यूनिट इसका सेकेंड पार्ट में आपको देखना है थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर बहुत ही साथ में देखना है आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, फिर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, हाँ यहाँ से डिटर्मिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और स्क्वायर काउंटर्स का। यहाँ जो सबसे ज्यादा आपको अगर पूछा जाता है तो थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये आपको देखना है। इसमें पहला आप इसमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल थ्योरी, इसमें आपको डेडी ट्रांजिशन, ठीक है। फिर ऑर्गल डायग्राम फिक्स से आता है, एक फिक्स है 1D1D9 का आपको यहाँ देखना है। एक एग्जाम्पल जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है टाइटेनियम का, इसको देखना है। सेकेंड पार्ट में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन में भी पूछे जाते हैं, हायर लेवल के में ग्रेजुएशन लेवल टू मास्टर लेवल के एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं। फिर आपको स्पिन बर्निंग फार्मूला, एलएस कपलिंग और इसका रिलेशन, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, फिर पूछे जाते हैं ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल मोमेंट में, मैग्नेटिक मोमेंट में, फिर एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 3D मेटल कॉम्प्लेक्स का ही देखना है। वैसे अगर इसके लिए बुक की बात किया जाए तो मैं तो आपको देखो अजय कुमार की बुक आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और इसमें बाकी जो है आप देखो इसमें क्या बुक लिखा है उसके बारे में जो बहुत इजी से आप समझ सकते हो, अजय कुमार की बुक। और इसके आप ले सकते हो पठानिया की बुक आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसको आप बहुत अच्छे, इसमें आपका फिजिकल का हो जाएगा, अजय कुमार की बुक से हो जाएगा। बाकी ऑर्गेनिक का इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर हम आपके प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा इसमें आपको दिया हुआ है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है, डाइल्यूशन 0.1 मोलर टू 0.001 mm कैसे बनाएंगे, ये आपको N1V1 इक्वल टू N2V2 वाला फार्मूला के बेस पर आप इसको कर सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज ये आप 11th क्लास में आप इसको देखे होंगे, उसके बेस पे ही सारी चीज़ें हैं। फिर मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये भी 11th में चैप्टर 1 में दिया हुआ है। ये आपको सोल्यूशन चैप्टर में आपको सेकेंड ईयर मीन्स 12th में भी आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है। सरफेस टेंशन का यहाँ पर ये हम आपको जरूर बताएंगे प्रैक्टिकल में। बॉइलिंग पॉइंट में आपको केवल एन ब्यूटिल एल्कोहल का देखना है, साइक्लोहेक्सेनॉल का, एथाइल मिथाइल कीटोन का, साइक्लोहेक्सेनोन का, एसिटिल एसीटोन का, आइसोब्यूटाइल मिथाइल, इनका देखना है, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्यों इसमें बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होता है, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर भी हम आपको देखेंगे। ट्रांजिशन टेम्परेचर किसके लिए आपको देखना है,
कॉम्प्लेक्स के लिए आपको देखना है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, इन्हीं का हमें देखना है। हम फोर्थ सेमेस्टर में सेकेंड ईयर का सेकेंड जो पार्ट है मीन्स फोर्थ सेमेस्टर को हम यहाँ देखेंगे। इसका सिलेबस भी काफ़ी एडवांस है, अभी तक जैसे आप पढ़ते आए हो उससे अलग है। अभी तक जैसे बीएससी के नोट्स लेकर आप पढ़ते आओ, आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हाँ, इसमें जो दिया हुआ है, अगर इसके फर्स्ट यूनिट की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डी ब्रॉगली से शुरू किया गया है और यहाँ पर क्वांटम यहाँ से शुरू कर दिया है। आप ये सब तो आप जो पहला यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये काफ़ी हद तक आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो सेकेंड इसका यूनिट है, सेकेंड यूनिट में आपको क्वांटम का इंट्रोडक्शन कराया गया है। ये क्वांटम के इंट्रोडक्शन अगर इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो जैम और गेट नेट का आप आसानी से कर जाओगे। तो प्लीज़ अगर आप केवल पास होने के लिए इसको मत पढ़िएगा, आपके हायर एजुकेशन में खासकर अगर आप एमएससी के एंट्रेंस देना चाहते हैं या जैम का देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये अच्छे से समझना होगा। इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना होगा, तो दोनों जगह आपको काम हो जाएगा। प्लैंक्स का रेडिएशन लॉ क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे आपको फिजिक्स में भी पढ़ने हैं। हीट कैपेसिटी क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको देखना है। बोर्स का मॉडल हाइड्रोजन एटम्स के लिए यहाँ से डेरिवेशन नहीं है, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट, इसका आपको फार्मूला और यहाँ से न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्वांटम लेवल पर भी समझना जरूरी है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होते हैं, इसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ये टॉपिक आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में पढ़ना है, तो आप फिजिक्स में अगर इसको समझे रहेंगे तो यहाँ पर आप अच्छे से कर पाओगे। वैसे हम आपको इसमें समझाएंगे इसको। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ये फिक्स है, हर बार आता है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। टू डायमेंशनल बॉक्स का भी आप देखना, इसके इक्वेशन क्या होते हैं, इसका डेरिवेशन लेकिन आपको नहीं देखना है। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का आपको वेव फंक्शन देखना है, इसका रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन, ये जो होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, नेट जीआरएफ में भी आते हैं, जैम के लिए भी यहाँ से प्रॉब्लम्स आते हैं। प्लीज इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। फिर एमओटी देखना है, बेसिक आइडिया क्राइटेरिया फॉर मेटल ऑर्गेनिक मेटल, एमओटी आपको यहाँ से देखना है। फिर एमओ को इसको आपको मालिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे आप इसको ड्रा करोगे उसके देखना है। सिंपल आपको वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का ही केवल आपको देखना है इसमें। इसके थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। इसमें माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं उसके बेस पर उसका रीजन देखना है, कौन सा एक्सरे में आते हैं, कौन सा यूवी में, विजिबल में, माइक्रोवेव में, रेडियो वेव में, उसको आपको देखना है। और यहाँ से एक प्रॉब्लम आपको बीएससी में यहाँ से 2 नंबर का 1 नंबर का यहाँ से जरूर बनाया जाता है। फिर उसका स्पेक्ट्रोमीटर में डिफरेंस, स्पेक्ट्रोमीटर में जैसे एक्सरे में क्या यूज होता है, मास में क्या यूज होता है, यूवी आईआर, इन सब में क्या किस रेंज का यूज होता है, कौन सा रेंज अप्लीकेबल होता है, इसको आपको पढ़ना है। फिर बोर्न ओपन हेयर अप्रॉक्सीमेशन देखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पहले आप थर्ड सेमेस्टर में भी इसको आप पढ़ चुके हो। फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आपको देखना है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए केवल इसमें देखना है, रिजिड रोटर का देखना है, क्वांटम लेवल पे इसको समझना है। ठीक है, तो वैसे सिंपल समझेंगे तो आप अच्छे से इसको नहीं समझ पाएंगे। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इसको देखना है। फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, जहाँ से आपका स्टैटिक्स शुरू हो गया है। ठीक है, आइसोटोपी इफेक्ट इसको आपको देखना है, वाइब्रेशन, इन तीनों में अगर देखा जाए थर्ड यूनिट में कोई 2 आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वैसे पास हो जाएंगे। पास होने के लिए अच्छा नंबर आप इसको अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, बट आपको अगर एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो सभी आपको यूनिट थर्ड के जो 4 पार्ट हैं सबको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, हम रमन स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोलराइजिबिलिटी का आपको बॉन्डिंग में समझाया गया होगा। इसके अलावा पोलराइजिबिलिटी का आपको सॉलिड स्टेट में आपको क्लास 12th में भी बताया गया होगा। ठीक है, प्योर रोटेशनल और प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा आपको देखना है, वो भी केवल आपको डायटोमिक मॉडल्स तक ही देखना है। सिलेक्शन रूल हर बार पूछा जाता है इसका। और बाकी हम यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 ये भी आपको CSIR नेट तक आपको
आपको केवल यहाँ से नहीं, जैम में आपको पूछा जाएगा। एमएससी लेवल के एग्जाम जैसे आप बीएचयू या दूसरी जगह करोगे तो यहाँ से एक प्रॉब्लम फिक्स है। इसमें आपको एक किस रीजन में है ये आपको देखना है, उसका मैटर से इंटरेक्शन होने पर क्या चेंजेस आते हैं, इसका फंडामेंटल लॉ जो लॉ है उसको आपको देखना है, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं ये आप देखना है, लैम्डा मैक्स देखना है, क्रोमोफोर ऑक्जोक्रोम का कॉन्सेप्ट यहाँ से देखना है, और यहाँ से आपको समझ में आएगा कलर क्यों होता है, बैथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको देखना है, और उर्वर रूल्स जो होते हैं यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बीएससी में। फिर कॉन्जुगेट सिस्टम होने पर लैम्डा मैक्स में एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ में क्या चेंजेस होते हैं ये आपको देखना है, और सिस और ट्रांस को भी आपको देखना है। अगर हम आईआर की बात करें तो आईआर में आपको मीन्स यूनिट 5 की बात करें, आपको आईआर रीजन की जो वैल्यू है इसको आपको याद रखना है, उसके बेस पर आप इसके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं आप बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले देखना है फंडामेंटल्स, इसका क्या होते हैं, किस रीजन में होते हैं, इसका सिलेक्शन रूल देखना है, हुक्स लॉ देखना है, आईआर के एब्जॉर्प्शन पोजीशन कहाँ होते हैं, मीन्स आपको जो इसका रेंज होते हैं, आपको CO, OH, NH और नाइट्राइल इन सब का आपको देखना है किस रेंज में आते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वाइब्रेशनल रेंज इसका क्या होता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर क्या चेंजेस आते हैं, कॉन्जुगेशन सिस्टम होने पर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है ये आपको देखना है, साइज का क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। और यहाँ से न्यूमेरिकल की बात किया जाए तो जो लास्ट में दिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड के ही यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे, उसके वैल्यू आपको प्रेडिक्ट करने होंगे, ठीक है। अब यूनिट 6 की बात किया जाए, ये भी पहले बीएससी थर्ड ईयर में था, अभी आपको सेकेंड ईयर में क्या हुआ है 1H NMR। 1H NMR में ये आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये भी आपको जैम, एमएससी एंट्रेंस, गेट और नेट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्लीज़ आप लोग पास होने के लिए केवल मत पढ़िएगा। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, क्यों इसका ये कैसे इसको बनाया गया, क्यों खोजा गया, न्यूक्लियर स्पिन क्या होते हैं, कौन NMR एक्टिव होते हैं कौन इनएक्टिव होते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल, इसका डायग्राम क्या होते हैं आपको देखना है, सॉल्वेंट का चॉइस कैसे करते हैं आपको ये देखना है, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन कौन से होते हैं, केमिकल शिफ्ट और इसके कौन कौन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये बीएससी में हमेशा पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान देना। रिंग करंट इफेक्ट वैसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट पूछे जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं टर्म्स के, अपवर्ड और डाउनफील्ड क्या होते हैं ये आपको देखना है, सील्डिंग डिसील्डिंग का यहाँ से डिफरेंस आपको हर बार पूछा जाता है, इसको ध्यान देखना है। स्प्रिंग कपलिंग क्या होते हैं, कपलिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, यहाँ से इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इसको CSI या नेट में पढ़ाया जाता है, जैम में भी इससे न्यूमेरिकल्स अभी पूछे नहीं लेकिन पूछे जाएंगे। पास्कल ट्रायंगल क्या होते हैं, केमिकल और मैग्नेटिक इक्विवेलेंस क्या होते हैं NMR में, इसको ध्यान देना। और इसका एप्लीकेशन IR, UV और NMR का एक साथ एप्लीकेशन, कोई भी मार्क्यूस देगा उसको UV, IR और UV का वैल्यू दिया रहेगा, उसके बेस पर आपको NMR वैल्यू का प्रेडिक्शन करना है। इसमें कुछ आपको कंपाउंड जैसे एथेनॉल, एथाइल एस्टेट, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, डाइमेथाइल फॉर्माइड, DMF, इन सबको आपको देखना है। आपको UV IR की वैल्यू दिया रहेगा, उसका NMR का आपको बताना है, या NMR और IR की वैल्यू दिया रहेगा, उसका UV वैल्यू कितना होगा ये आपको प्रेडिक्ट करके बताना है, इसके प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। यूनिट 7 जो है ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री है एमएससी का, इसके पहले एमएससी के सिलेबस में था थर्ड सेमेस्टर में, इसको यहाँ पर आपको दिया हुआ है यूनिट 7 में, ये आपको देखना है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री यही पूछा जाता है, और उसके बाद डायग्राम, इसके जो इंस्ट्रूमेंटेशन इसको आपको देखना है, ये आपसे पूछा जाएगा। मॉलिक्यूलर आयंस क्या होता है, मेटास्टेबल, फ्रेगमेंटेशन, और ये आपसे हर बार, अभी तक तो एमएससी में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी मुझे उम्मीद है यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। सेपरेशन टेक्निक्स ये आपको एनालिटिकल में एमएससी में मिलता था, ये नया इस बार आपके शामिल किया है आपके सिलेबस में। इसमें एक्सट्रैक्शन को दिया है, इसका क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होते हैं ये आपको देखना है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें पूरा आपको, अगर आप किसी फार्मा लैब में, R&D लैब में या PhD स्टूडेंट के लिए, तो अगर आप बाद में करना चाहते हो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ आपसे
पूछा जाएगा, इसका नॉलेज होने पर आप अच्छे से वहाँ रिजल्ट दे पाएंगे। फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं एक्सट्रैक्शन के, ये सेपरेशन मेथड का एक टेक्निक होता है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, किस पर डिपेंड करता है, एक्वस नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं। यहाँ पर वैसे दिया हुआ नहीं है, लेकिन डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, डेंसिटी के इफेक्ट के बेस पर आप कैसे इसको सेपरेशन कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। आपके सिलेबस में तो लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। क्रोमेटोग्राफी, यहाँ से क्रोमेटोग्राफी का बहुत ही बेसिक आपको दिया हुआ है, ये भी एनालिटिकल एमएससी का आपके सिलेबस में किया गया है, तो प्लीज़ इसको भी बहुत अच्छे से आप देखिएगा, एमएससी में भी ये काम आएगा। हायर एंट्रेंस जो हायर लेवल का पढ़ेंगे एमएससी का, जेएम का, इन सब में इससे पूछे जाते हैं। इसमें केवल बेसिक आपको दिया प्रिंसिपल, कौन कौन से इसके टेक्निक्स यूज होते हैं, क्लासिफिकेशन आपको देखना है, ठीक है। और हाँ, बीएचयू के लिए अगर आप एमएससी एंट्रेंस के देते हैं तो वहाँ से इन दोनों यूनिट जो 8 है, इससे आपको कम से कम 20 to 40 मार्क्स पे यहाँ पूछे जाते हैं केवल इसी 2 यूनिट से। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके कीजिएगा। इसके पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका सिलेबस अभी डिजाइन किया गया है, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस होते थे, लेकिन अभी यूपी स्टेट और जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके सिलेबस में उसको शामिल किया गया है। तो आपके लिए कोई भी कंपटीशन देने के लिए बहुत ही अच्छा किया। अभी यूनिफॉर्म हो गया, तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी वाले अच्छे से कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे। तो आप सारे सिलेबस को बहुत अच्छे से करना। इसको मैं टोटल सिलेबस आपका थर्ड सेमेस्टर का मैं 45 डेज में कंप्लीट करा दूंगा, और फोर्थ सेमेस्टर भी लगभग 45 डेज में, प्लस पीडीएफ नोट्स। अगर आपको मुझसे अगर इसका पढ़ना होगा तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फिर मैं सिलेबस का कैसे इसका क्लास का शेड्यूल बाकी चीज़ें आपको हम बताएंगे, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।